फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो इस एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, तो ये क्या कहलाते हैं? देखो, प्रोटॉन की संख्या सेम है और न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? डिफरेंट है, यानी उसका परमाणुविक भार या जो परमाणुविक भार होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। और ऐसे को क्या बोलते हैं? समस्थानिक। क्या बोलते हैं? समस्थानिक आइसोटोप बोलते हैं, ठीक है। और जिनका परमाणु भार समान हो वो कैसे कहलाते हैं? समदाबिक, यानी आइसोबार्स कहलाते हैं। और जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उन्हें क्या कहते हैं? आइसोटोन्स, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। और आइसोमर कौन से कहलाते हैं? जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था, किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम दिया था? तो ये दिया था अपने न्यूटन ने। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। उसके बाद है, नीचे दो वाक्य दिए गए हैं, एक कथन दूसरा कारण आ रहा है, ठीक है। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, किसी एक वर्ग और कारण है किसी एक वर्ग में परमाणुविक त्रिज्याएं सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। तो ये चार कोड्स दे रखे हैं इसमें। अब इनका आंसर किस तरह से होगा, तो वो जो राइट आंसर होगा वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ए गलत, परंतु बी जो आर है वो क्या है? सही है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनको मैच करना है। MnO2 में Mn उपचयांक है। उपचयांक का मतलब यहाँ पर ऑक्सीकारक। H2SO4 में S ऑक्सीकारक, CO में Ca ऑक्सीकारक। और तो इसमें राइट कोड मिलाना है आपको, तो इसका बी आंसर करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद है, रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध अपने अभिविन्यास से होता है, ये राइट आंसर इसका। उसके बाद है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा एक अणु परमाणुविक कण नहीं है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन और लास्ट में कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। तो ड्यूट्रॉन है वो एक परमाणुविक कण नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। तो परमाणु में कक्षा को बढ़ने का क्रम नियंत्रित होता है, किसके द्वारा होता है? ओबॉव सिद्धांत के द्वारा। बी याद रखना, ओबॉव सिद्धांत के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे ये। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित से कौन से कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन से कथन सही है? केवल दूसरा कथन इसमें राइट है। तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है, ठीक है। उसके बाद है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इसका, आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो राइट आंसर है वो है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन्स में होते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? वही क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने खोजा था। किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने खोजा था, अल्फा कणों की बौछार करके। याद करो। यदि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो धातु तत्वों के लिए 288 वाला बिल्कुल राइट है। उसके बाद मतलब इसमें आपको बताना है कि मेटल होनी चाहिए, वो भी सारी मेटल होनी चाहिए। तो सारी मेटल के लिए ये दोनों है। बाकी का देखो, पहला है आपका, ये आपके क्लोरीन वाले वर्ग के लिए है, 17वें वर्ग के लिए, ये आपके 18वें वर्ग के लिए हो गया। और ये भी एक पूर्ण है, तो ये वाला नहीं होगा। डी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ही प्रकार के परमाणु निम्नलिखित में से किस में मिलते हैं? तो ये मिलते हैं प्राकृत तत्व में, जो नेचुरल एलिमेंट होता है उसी में मिलते हैं, ठीक है। उसी के बाद जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन
और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान कितना होता है? 2। देखो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तो 4 हो गया। ए आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? तो इसका है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, मतलब सेम होता है, चार्ज डिफरेंस होता है और बाकी का सब सेम होता है। ठीक है। यूरेनियम के किस समस्थानिक का प्रयोग परमाणु बम में किया जाता है? तो इसका सी आंसर हो जाएगा यूरेनियम, जिसका परमाणु क्रमांक 92 हो और द्रव्यमान 235 हो। ठीक है। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार प्रवेश करता है कि उसका वेग विद्युत बल रेखाओं की दिशाओं में है। ऐसी परिस्थिति में इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होता है? घट जाता है। इलेक्ट्रॉन का वेग घट जाता है। यदि एक रेडियो एक्टिव शय में परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता तो कण को उत्सर्जित होता है। वह कण कौन सा कहलाता है? फोटोन। ठीक है। किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? वह परमाणु क्रमांक। क्या है? परमाणु क्रमांक। ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है आपका, समस्थानिक कार्बन 14 किससे संबंधित है? तो ये है जीवाश्म की आयु निर्धारण में। ठीक है। जैसे पुरातत्व आवेश जो भी मिलते हैं वो सभी इन्हीं से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद ओजोन परत में छिद्र का मुख्य कारण कौन सा है? यह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC बोलते हैं। CFC भी राइट आंसर है। इसके बाद किसी परमाणु की प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो यह है जे थॉमसन के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, प्लम पुडिंग मॉडल जे थॉमसन के द्वारा। ठीक है। उसके बाद है 2 तत्व है, कैल्शियम परमाणु और आर्गन है। ठीक है। दोनों की द्रव्यमान संख्या 40 है। ऐसे तत्वों को क्या कहेंगे? द्रव्यमान संख्या समान है तो क्या हो जाएगा? समबारिक। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में यही डिस्कस किया था। राइट आंसर समबारिक हो जाएगा। अगला है इनमें इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम, तो सबसे ज़्यादा आपके क्लोरीन की हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन बंधुता की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा आपके क्लोरीन की हो जाएगी। उसके बाद क्लोरीन के बाद आपकी फ्लोरीन की हो जाएगी, फिर ब्रोमीन की हो जाएगी और फिर आयोडीन की हो जाएगी। ये आपका राइट आंसर इलेक्ट्रॉन बंधुता का हो जाएगा। ठीक है। ये देखो बी राइट आंसर यहाँ पर ये रहा। ओके। अब देखिए, किसी परमाणु न्यूक्लियन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाने वाले मूल कणों को क्वार्क नाम दिया गया। तो वो कौन से हैं? मुर्रे, गेलमन। ठीक है। किसी नाभिक के गामा शय से क्या होता है? गामा शय से न तो नाभिक में द्रव्यमान की संख्या बदलती है और न ही परमाणु क्रमांक बदलता है, क्योंकि गामा से एक ऊर्जा के कण होते हैं और कुछ नहीं। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो डी, किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या डिफरेंस होती है बस। ठीक है। और निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें भी जो गलत आंसर है, हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है। अगला है किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? तत्व की परमाणु संख्या पर। किस पर निर्भर करते हैं? तत्व की परमाणु संख्या पर। ठीक है। उसके बाद अब भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो इन सब में से भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण बताना है। तो पानी में चीनी का घुलना। ठीक है। बाकी के सब में रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। अब अगले की तरफ बढ़ते हैं, हम फटाफट से रिवीजन करेंगे। अब है अपने पास केमिकल और फिजिकल चेंज। ठीक है। तो जल का वाष्प में परिवर्तन होना कौन सा? एक जल का वाष्प में परिवर्तन होना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि भौतिक परिवर्तन वही परिवर्तन होते हैं जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? 18 तत्व है। ठीक है। पहले में 2 होते हैं, फिर 8 होते हैं, फिर 8 होते हैं, फिर 18 होते हैं, फिर 18 होते हैं। ठीक है। फिर 32 और लास्ट वाले में अभी कंप्लीट माने तो 32, नहीं तो 28 मान सकते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है परमाणु अविभाज्यकरण है। ये निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? तो ये बताया था आपके डाल्टन ने। किसने बताया था? डाल्टन ने बताया था। इसके बाद है किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उसमें से क्या उत्सर्जित होने पर परिवर्तित नहीं होती है? गामा किरणें। अभी भी बताया था गामा किरणें परिवर्तित नहीं होती है। ये आंसर गलत है। अल्फा बीटा गामा, अल्फा और बीटा से द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन आता है। ठीक है। इसमें केवल गामा किरणें आएगा, केवल गामा विकिरण। ठीक है। निम्न से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो बी आंसर कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। यानी रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसमें अपन पहले वाली चीज को नहीं वापस से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके ए उसका राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण इसमें केवल है दूध का
आस्कंदन, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन का दे रखा है इसमें सब्जियों को पकाने में पर उसका मुलायम हो जाना। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक प्रक्रम है? तो यह है आयोडीन का ऊर्ध्वपतन, क्योंकि वापस से आयोडीन प्राप्त की जा सकती है। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु, तो देखिए क्वथनांक बिंदु है वो तो बढ़ जाएंगे, जबकि हिमांक बिंदु होंगे वो क्या होंगे? घट जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो किसी विलयन में विलेय के योग से उसका जल विभव बढ़ जाता है, ये क्वेश्चन गलत या कमेंट गलत है। उसके बाद अगला जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? अंडे का तला जाना। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जो जिसका नाम क्या होता है? लैक्टोबैसिलस, ठीक है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। और लोहे के जंग से रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जिंक का उपयोग किया जाता है। किसका? जिंक का उपयोग किया जाता है, जिसे यशद लेपन भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, इंग्लिश में बोले तो सब्लिमेशन, ठीक है। जल स्रोतों में जल के भौतिक रासायनिक लक्षणों में परिवर्तन का कारण क्या है? बहिस्रावी, ठीक है, रासायनिक क्रिया है। इसका किसका उदाहरण है? यह है ऑक्सीकरण का। एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो विलयन की पीएच क्या होगी? एक लिटमस पत्थर लाल को नीला कर देता है तो उसकी पीएच 7 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म कैसा होता है? तीसरे और चौथे का सामान्य वैसे तो बेसिक और एम्फोटेरिक हो सकता है, ठीक है। बी आंसर, बेसिक और एसिडिक, मतलब दोनों के नेचर हो सकते हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद है पास्चुराइजेशन, एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। पास्चुरीकरण किससे संबंधित है? पास्चुरीकरण दूध के निर्जमीकरण से। किससे? दूध के निर्जमीकरण से। उसके बाद है उत्प्रेरक में निम्न में से क्या परिवर्तित करने की क्षमता होती है? सक्रियण ऊर्जा को, अगर पॉजिटिव उत्प्रेरक होगा तो सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। और जब आपको ये बोले कि सक्रियण ऊर्जा पे उत्प्रेरक का क्या प्रभाव होता है, तो आपको सीधा यही बोलना है कि ये ऊर्जा को कम कर देता है। लेकिन नेगेटिव जो उत्प्रेरक होते हैं वो सक्रियण ऊर्जा को बढ़ा भी देते हैं, ठीक है। लेकिन सामान्यतः उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को कम ही करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज से एथेनॉल परिवर्तित करने में कार्य करता है? तो ये आपका बी आंसर है, जाइमेज। क्या आंसर हो जाएगा? जाइमेज, ठीक है। उसके बाद उत्प्रेरक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उत्प्रेरक अभिक्रिया के उत्पाद के गुण को बदल देता है। बिल्कुल भी नहीं बदलता है। उत्पाद में और अभिकारक में कोई डिफरेंस नहीं लाता है, वो केवल सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, जिससे अभिकारक जल्दी से उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। बस टाइम को कम कर देता है और कुछ भी नहीं करता। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अग्र व प्रति दोनों अभिक्रियाओं के वेग समान गुणक से बढ़ाता है, ठीक है। राइट कथन कौन से हैं? तो हमको सारे कथन पढ़ने पड़ेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें अग्निशामकों में खाने के सोडे का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल ये राइट है। खाने के सोडे का फॉर्मूला होता है NaHCO3। याद रखना, खाने का सोडा जिसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, जिससे अपने ब्रेड वगैरह ये गुदगुदे हो जाते हैं, ठीक है, गुद्देदार जिनको बोल सकते हैं हम, वो बेकिंग सोडा के कारण ही होता है। उसके अलावा शीशे के उत्पादन में बिना बुझे हुए चूने का, जिसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, बिना बुझे हुए चूने का, आप चिंता ना कीजिए, मैं सारे जो केमिस्ट्री के फॉर्मूले हैं उनका एक वीडियो 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। 24 से पहले ही अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। बिना बुझे हुए का फॉर्मूला होता है CaO, ठीक है। अगर इसको मैं अगर जल ऐड कर दूं, H2O अगर ऐड कर दूं, तो फिर बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस, तो वो बन जाता है बुझा हुआ चूना। ये कौन सा है? CaO, बिना बुझा हुआ चूना, तो ये भी राइट है। उसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस के उत्पादन में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का। तो इसमें डी आंसर हो जाएगा। सारे के सारे कथन इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी सभी कथनों पे विचार करना है। इसमें राइट कथन कौन से हैं? तो दूसरा और तीसरा इसका राइट है। अग्निशामकों में यह ऊपर आई गया, और नीचे वाला विरंजक चूर्ण का उत्पादन स्नेल के संयंत्र में होता है, ये भी राइट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, लिखने में कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? तो जिंक ऑक्साइड। क्या कौन कहलाता है? जिंक ऑक्साइड, ZnO, ठीक है। उसके बाद अगला है
माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो किसके जाने जाते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड के। किसके? एल्यूमिनियम ऑक्साइड के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम पृष्ठ प्राय एनोडीकृत होता है। एल्यूमिनियम पृष्ठ प्राय एनोडीकृत होता है, इसका अर्थ है कि उसका निक्षेपण होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का। किसका होगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सोडियम क्रोमेट द्वारा दिया जाता है? तो वो होता है लाल रंग। कैसा रंग होता है? लाल रंग। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो इसका उल्लेख में Hg से क्या तात्पर्य है? तो Hg का मतलब होता है मरकरी, Zn CD और उसके जस्ट नीचे आता है केडमियम के जस्ट नीचे क्या आता है? Hg। ये एक डी ब्लॉक एलिमेंट है जो संक्रमण धातु नहीं होती है। डी ब्लॉक में होते हुए भी संक्रमण धातु नहीं होती है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये चीज। उसके बाद अगला है, जल में आसानी से घुलनशील होता है। जल में आसानी से घुलनशील कौन होता है? अमोनिया होता है। क्या हो जाता है? अमोनिया का NH3 होता है। अमोनिया में NH3 होता है, जल का H2O। तो ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। ठीक है। क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए आसानी से घुलनशील हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त होते हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो लैंपों में किसका उपयोग किया जाता है आजकल? सोडियम का। वैसे बल्ब बनाने के लिए आर्गन का भी प्रयोग किया जाता है तंतु के लिए। ठीक है। उसके बाद है, प्रतिदीप्ति नली में सामान्यतः सर्वाधिक प्रयोग में होने वाली वस्तु कौन सी है? तो इसका आंसर होगा पारावाष्प तथा आर्गन। क्या? पारावाष्प तथा आर्गन। अभी बताया था आर्गन, वही आर्गन। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी एवं एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट। कौन सा किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट प्रयोग किया जाता है, याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोटोग्राफी में AgBr का भी रोल होता है। किसका? AgBr का भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात का। अगला है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? सिल्वर ब्रोमाइड। ये आ गया AgBr। अगला क्वेश्चन यही था, क्या था? AgBr बताया था अभी। फोटोग्राफी में AgBr भी आता है काम में, सोडियम थायोसल्फाइड के अलावा। फोटोग्राफी प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड की, AgBr की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है। उसके बाद है, फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट जिसका फॉर्मूला होता है Na2H2O3 विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है? अनअपघटित AgBr को विलेय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने में किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? जिंक ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग आता है? तो कौन सा आता है? सिल्वर आयोडाइड, AgI। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? AgI। फॉर्मूले पे ज्यादा कंसंट्रेट करना, केमिस्ट्री के स्टूडेंट है तो फॉर्मूले ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं केमिस्ट्री की सब्जेक्ट की दृष्टि से। अगला है, कृत्रिम वर्षा हेतु उपयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड। पहले वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। किससे मापी जाती है? ऑक्सीजन की मात्रा से। ठीक है। उसके बाद है, हाल ही में सीरिया के, ये भी आपके लिए, हाल ही में सीरिया के गृह युद्ध में रासायनिक हथियार का उपयोग हुआ था। इसमें से कौन सा रसायन प्रयुक्त हुआ था? कौन सा? सीरीन गैस। ठीक है। माचिस बनाने के लिए निम्न मुख्य वस्तुओं में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है फॉस्फोरस का। माचिस की जो तिल्ली और माचिस का जो साइड कवर होता है उस पर जो जलाने के लिए होता है वहां पर फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस। कौन सा फॉस्फोरस? रेड फॉस्फोरस का उपयोग किया जाता है वहां पर, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फॉस्फोरस का अपर रूप होता है लाल, सफेद और काला, 3 फॉस्फोरस होते हैं। ठीक है। उसके आगे है, निश्चेतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। किसका? क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड का। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सुमेलित नहीं है सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब, बाकी जिंक गैल्वेनीकरण में काम में आता है, मैग्नीशियम आतिशबाजी और यूरेनियम परमाणु बम निर्माण में काम में आता है। अगला क्वेश्चन है, अब तक निम्नलिखित में से रसायनों में से कौन सा एक कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है? तो ये सिल्वर आयोडाइड रिपीट हो चुका है 3 बार। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर होता है। तो सिंदूर क्या होता है आपका? Pb3O4। क्या होता है सिंदूर? ये होता है Pb3O4, लेड ऑक्साइड, जो इन तीनों में ही ऑप्शनों में नहीं है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद है, सिंदूर है तो सी आंसर
रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है, ये इसमें ये गलत दे रखा है। सी आंसर, इसमें कोई आंसर नहीं है। 97 में कोई आंसर नहीं है। Pb3O4 होता है सिंदूर, Pb3O4। ओके, उसके बाद है पोर्टलैंड सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त होता है, क्या होता है? लाइमस्टोन, क्ले और जिप्सम। उसके बाद है अश्रु गैस, यानी आंसू गैस। आंसू गैस कौन सी होती है? आंसू गैस टीयर गैस बोलते हैं, जिसमें CCl3NO2 प्रेजेंट होता है। क्या होता है? CCl3NO2 प्रेजेंट होता है, ठीक है, CCl3NO2 प्रेजेंट होता है उसमें। उसके बाद है निम्नलिखित में से सीमेंट का मुख्य संगठक कौन सा है? चूना पत्थर सबसे ज्यादा होता है सीमेंट में, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांच के निर्माण में जो कच्चा माल प्रयोग में होता है वह कांच के निर्माण में रेत, सोडा और क्वार्ट्ज होते हैं, ठीक है। दोने के सोडे का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। इसके साथ में .10H2O भी आएगा, Na2CO3.10H2O, ठीक है, 10H2O। ये होता है पूरा का पूरा क्या? धोने का सोडा, ठीक है। वैसे इसमें हल्का सा संगठक दिया गया है वाटर को रिमूव करते हुए। उसके बाद है तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्लोरीन के कारण। किसके कारण? क्लोरीन के कारण। अमोनियम क्लोराइड का घोल है, अमोनियम क्लोराइड का जो घोल है वो कैसा होता है? एल्कलीन। एल्कलीन का मतलब होता है क्षारीय। कैसा? क्षारीय। उसके बाद है देखिए, अमोनियम क्लोराइड अगर वाटर में है तो वो क्षारीय के बजाय अम्लीय होता है, ठीक है, क्षारीय के बजाय अम्लीय होता है। लेकिन अगर उसमें अमोनिया है और अगर उसमें आयन प्रेजेंट नहीं है तो फिर वो कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड होता है उसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। क्या होता है? NH4Cl। अगर देखिए इसमें अगर वाटर अगर यहाँ से ऐड करेंगे तो यहाँ पर बनेगा NH4OH प्लस HCl। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका जो मीडियम होगा वो कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा, ध्यान रखना। उसके बाद है मूत्रालय के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध आती है, ठीक है, तो ये किसके कारण आती है? अमोनिया के कारण। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। क्या होता है? NH3। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बेकिंग सोडे का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, NaCO3। बेकिंग सोडे को खाने का सोडा भी बोलते हैं। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो जल में अधिक विलय होता है। ये हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, बिल्कुल हल्का पीला सा होता है, हल्दी से थोड़ा सा हल्का होता है। ऑक्सीकारक की तरह बिहेव करता है और तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन गैस निष्कासित करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि विरंजक चूर्ण में क्लोरीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद है टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए एक सफेद पदार्थ लगाया जाता है प्लास्टर के रूप में, वो क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या है? कैल्शियम सल्फेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। उसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है कैल्शियम Ca। मैं बता देता हूँ कंप्लीट ही, CaSO4.12H2O, हाफ H2O। देखो ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है कि CaSO4 के आगे 2 लिखा हुआ है तो यहाँ से ये हाफ हट जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? यहाँ से ये हाफ हट जाएगा, क्योंकि CaSO4 2 है तो H2O के 2 के साथ कितना? 1 H2O हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है 2 CaSO4.H2O, ठीक है। लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? तो आंसर है 100 प्रकार के। 100 से भी ज़्यादा होते हैं, वैसे 118 तक होते हैं, और सारणी में भी 118 है। अगर एग्जैक्ट डाटा 118 पूछे तो 118 आप राइट आंसर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आप इसमें हैं वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग में किया जाता है? किसका? टार्टरिक अम्ल का। किसका? टार्टरिक अम्ल का। उसके बाद है खाने का सोडा कौन सा होता है? बेकिंग सोडा होता है। और बेकिंग सोडा कौन सा होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बाई को हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, ठीक है, यानी कार्बोनेट की एक वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए सोडियम की जगह क्या आ रहा है? यहाँ पर हाइड्रोजन आ रहा है, इसलिए बाई लगाया गया है। बेकिंग सोडा व्यावसायिक नाम अभी बता ही दिया मैंने। उसके बाद है निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? जल से हल्का कौन सा होता है? सोडियम, तभी ये जल में तैरने लग जाता है, बाकी के सबका घनत्व ज़्यादा होता है। वसा में
वसा के जल अपघटन से क्या मिलता है? वसा के जल अपघटन से ग्लिसरॉल मिलता है। क्या मिलता है? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसके 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं ग्लिसरॉल में, इस तरह से, ठीक है। और इन तीनों पे ही OH समूह प्रेजेंट होता है। इसे क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल बोलते हैं। उसके बाद है वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। कौन सी धातु करती है? लेड, Pb। पेट्रोल में Pb होता है, वो प्रदूषित करता है, ठीक है। उसके बाद है कांच। क्या है? कांच एक अतिशीतित द्रव्य होता है जिसको मतलब एक ताप ह्रास के मध्य वो गलन में आना प्रारंभ हो जाता है, यानी पिघलना शुरू होता है ताप ह्रास पे। ऐसा नहीं है, जल की तरह नहीं है कि जल जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस पे कंप्लीटली उबल जाता है, वैसा नहीं है। यहाँ पर यह होता है कि 500 से लेके 600 डिग्री सेल्सियस के बीच में पिघलता रहेगा, ऐसा होता है कांच का सीन, ठीक है। अगला है तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से। किसके? भाप। देखिए भाप के अगर आपने सक्रियता श्रेणी पढ़ी हो तो सक्रियता श्रेणी में कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, फेरस, कार्बन, फिर Pb आता है, फिर हाइड्रोजन आता है, फिर Cu आता है, फिर Ag आता है और फिर Au आता है। कुछ ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, फेरस, कार्बन, हाइड्रोजन, कॉपर, Ag और Au ऐसे एलिमेंट होते हैं। तो जो आपके हाइड्रोजन से जो ये नीचे वाले एलिमेंट होते हैं, ये नीचे से लंबी श्रेणी होती है, तो नीचे वाले जो एलिमेंट होते हैं, ये मैंने जो मार्क किया है, स्टार किया है, ये सारे के सारे भाप से कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, बल्कि ये ऊपर वाले सारे के सारे रिएक्शन कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? प्रतिक्रिया नहीं होती है, तो ये तांबे से नहीं होगी। किससे? ए आंसर। इसमें गलत आंसर दे रखा है ये बी, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, एक यूरिया क्या है? यूरिया इनमें से क्या है? कोई नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक पदार्थ है, या कार्बनिक पदार्थ है, या पादप हार्मोन है, या ऊर्जा शोषी पदार्थ है? तो यूरिया एक कार्बनिक पदार्थ है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ अगर आपको मैं सिंपल सी भाषा में डिफाइन करूं तो कार्बनिक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें आप तो समझ लो जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, ठीक है, जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो। अपवाद है CO और CO2, इन दो का ध्यान रखना, ये दोनों अकार्बनिक है, ठीक है। इनके अलावा जिसमें भी आपको कार्बन दिखे वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं। और यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH2CONH2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें आपको कार्बन दिख गया क्या? तो कार्बन दिख गया, तो ये क्या हो गया आपका? कार्बनिक पदार्थ, और ये यूरिया का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रेफाइट के 2 मुख्य घटक हैं? तो सिलिका और ग्रेनाइट, ग्रेफाइट नहीं सॉरी, ग्रेनाइट के मुख्य घटक है। ग्रेनाइट के मुख्य घटक होते हैं सिलिका और एल्यूमिनियम, तो सी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें तो इनमें से कौन सा निकिल का अयस्क नहीं है? तो निकिल का अयस्क कौन सा नहीं है? लिमोनाइट, ठीक है। बाकी के तीनों किसके हैं? निकिल के अयस्क हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के उपयोग में किया जाता है? यानी जिसमें से बंदूक की जो गोली है वो बाहर नहीं निकल सके, ठीक है। तो ये किसका होता है? पॉलीकार्बोनेट। क्या होते हैं? पॉलीकार्बोनेट। अब बुलेट प्रूफ खिड़की भी हो सकता है, बुलेट प्रूफ कोट भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, मतलब बुलेट को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट का, ठीक है। उसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग में किया जाता है? तो उस बहुलक का नाम क्या है? पॉलीएमाइड, ठीक है, जिसमें कार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं। अगला है, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण के लिए किस बहुलक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो देखिए अलग अलग नाम आए हैं, सारे के सारे नाम आपको याद रखने हैं, केवलर, लेकिन ये पॉलीएमाइड और कार्बोनेट इंपोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के प्रयोग में किया जाता है? तो इनमें से लिमेनोटॉल यानी कांच है, ये कांच प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है, बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण के लिए कौन सा बहुलक? तो अभी बहुलक की बात की थी हमने, पॉलीकार्बोनेट था, तो यही पॉलीकार्बोनेट इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किस देश ने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रण करना कानून अनिवार्य कर दिया है? तो किसमें किया गया है? ब्राजील में किया गया है। किसमें? ब्राजील में किया गया है।
उसके बाद सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या होता है? तो सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, यानी जो पूर्ण रूप से जली हुई जो धुआं नहीं होता है उसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। और क्या होता है साथ में? बेंजीन होता है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। कौन सा होता है फॉर्मूला? CH3COOH। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक एसिड अभी बता दिया। सिरका किसका जलीय विलयन है? सिरका किसका जलीय विलयन है? तो एसिटिक अम्ल का है, यानी एसिटिक एसिड से ही इसका सिरके का रिलेशन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक की अगर बात करें तो प्राकृतिक बहुलक आपका रेशम है। बाकी के बेकेलाइट, केवलार और लेक्सोन ये सारे के सारे कृत्रिम यानी मानव निर्मित है। ठीक है। अभी बताया था केवलार तो क्या है? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए काम में आता है बहुलक। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो आपने अभी देखा कि रेशम तो प्राकृतिक होता है, और वो जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ऊन प्रकृति से प्राप्त हो जाती है अपने को, भेड़ बकरियों से बनाने, मनुष्य थोड़ी बनाता है उसको। चमड़ा प्राप्त हो जाता है, नाइलॉन नहीं होता, नाइलॉन को बनाना पड़ता है कृत्रिम रूप से। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग में लिया जाता है? तो कौन सा अम्ल लिया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड, COOH फॉर्मूला होता है। COOH फॉर्मूला होता है, यानी 2 कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, वो कौन सा होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है। अगला है, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे किसकी बनी हुई होती है? पॉलीमर की। किसकी बनी होती है? पॉलीमर की। ठीक है। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो जिंक सल्फाइड चूहे का विष होता है, यानी चूहे को मारने की दवाई कौन सी होती है? जिंक सल्फाइड की होती है। कौन सी होती है? जिंक सल्फाइड की होती है। ठीक है। उसके अलावा है, निम्नलिखित बहुलकों में से कौन सा प्रोटीन से बना होता है? प्रोटीन से कौन सा बना होता है? ऊन बनी होती है प्रोटीन से। क्या? ऊन और नाखून जो होते हैं, बाल और नाखून प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका एक बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? प्राकृतिक रबर है वो आपका किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का। किसका? आइसोप्रीन का। कृत्रिम रबर भी होता है, वो भी आइसोप्रीन का ही होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा दोनों में इतना डिफरेंस होता है। जो कृत्रिम होगा उसमें एक में Cl प्रेजेंट होता है और एक में CH3 प्रेजेंट होता है। प्राकृतिक में CH3 प्रेजेंट होता है और कृत्रिम में Cl प्रेजेंट होता है। ठीक है। आइसोप्रीन का नहीं होता वो। प्राकृतिक रबर का बहुलक है, प्राकृतिक रबर का बहुलक अभी बताया आइसोप्रीन। उसके बाद है, ठंडे देशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि एल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता है, यानी जो गलनांक होता है वो कम होता है। ठीक है। उसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनाने के लिए दौरान बनता है? कौन सा बनता है? आपके लैक्टिक एसिड बनता है, जो किससे? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से बनता है। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली, केला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? इमली में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा? टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है? कौन सा अंगूर में? टार्ट्रिक अम्ल है। कौन सा है? टार्ट्रिक अम्ल है। ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है? खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड होता है। कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड होता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये सम्मिलित करने वाले आप खुद मिला सकते हैं। उसके बाद है, बेकेलाइट किसका संघनन होता है? बेकेलाइट होता है फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड का। किसका? फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड का। फिनोल होता है बेंजीन वल्ले पे OH समूह प्रेजेंट होना, 3 इसमें डबल बॉन्ड होते हैं, यहाँ पर OH प्रेजेंट होता है, ये तो होता है आपका फिनोल, और फॉर्मेल्डिहाइड होता है HCOOH। क्या होता है? HCOOH। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनोल का उपयोग किया जाता है? फिनोल का किसके निर्माण में किया जाता है? अभी भी बताया, किसमें? बेकेलाइट में, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड। उसके बाद निम्नलिखित में किसको वुड स्पिरिट कहते हैं? वुड स्पिरिट आपका मेथिल एल्कोहल होता है। क्या होता है वुड स्पिरिट? मेथिल एल्कोहल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एसिटिक अम्ल दही, दही इसमें कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड होता है। दही में कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड। माल्टोज माल्ट, एस्कोर्बिक अम्ल नींबू, फार्मिक अम्ल लाल चींटी। जो लाल मोटी वाली चींटी जिसको आप बोलते हैं वो चींटी होती है, उससे फॉर्मिक एसिड। कभी उस चींटी को हाथ लगा के देखना, गंदगी सी एक अजीब तरह की स्मेल आती है, वो किसकी होती है? फॉर्मिक एसिड की।
क्योंकि जैसे ही उसको हाथ लगाया जाता है वो फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है, ठीक है। उसके बाद है बकमिस्टर फुलरीन है। बकमिस्टर फुलरीन कार्बन यौगिक का एक रूप से जिसमें 60 कार्बन परमाणु का एक गुच्छ होता है जो परस्पर पंचभुज या षटभुज से बने हुए बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं, यानी इसमें 5 या 6 भुजाएं प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद है टेफ्लोन, एक बहुलक है जिसमें क्या होता है फ्लोरीन, टेफ्लोन में क्या होते हैं फ्लोरीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद है नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप किसका लगा होता है, नॉन स्टिक जो कढ़ाई होती है उसमें किसका लगा होता है, टेफ्लोन का होता है, जिसको जैसे चाय की भगोनी होती है तो उसमें पकड़ने का जो प्लास्टिक का लगा हुआ होता है हैंडल, वो किसका होता है, टेफ्लोन का होता है, ताकि वो गर्म ना हो, वायु उष्मारोधी होता है। टेफ्लोन एक क्या है, पॉलीटेट्राफ्लोरो एथिलीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, सी डबल बॉन्ड सी, इस पे फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ठीक है। एक एफ इधर, एक एफ इधर और एक एफ इधर। अब ये बॉन्ड अगर पॉली होगा तो ये बॉन्ड हट जाएगा, ये वाला बॉन्ड हट जाएगा और यहाँ पर एन आके लग जाएगा, ठीक है। तो इसकी एक वैलेंसी इधर, एक वैलेंसी इधर हो जाएगी। उसके बाद है टेफ्लोन क्या है, फ्लोरोकार्बन है, अभी बताया, फ्लोरीन हो तो फ्लोरोकार्बन ही होगा। बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है, कौन सा होता है, अभी बताया कौन सा होता है, टेफ्लोन होता है, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस बहुलक में ग्लूकोज एकक नहीं होता है, ग्लूकोज किस में नहीं होता, रबर में नहीं होता। सेलुलोज में भी ग्लूकोज होता है, ग्लाइकोजन में भी ग्लूकोज होता है और स्टार्च में भी ग्लूकोज होता है। अगला क्वेश्चन है कपास का प्रमुख घटक क्या है, कपास का प्रमुख घटक क्या होता है, सेलुलोज, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पॉलीमर नहीं है, तो पॉलीमर कौन सा नहीं है, कैप्रोलेक्टम एक पॉलीमर नहीं है, क्या नहीं है, कैप्रोलेक्टम एक पॉलीमर नहीं है। कैप्रोलेक्टम तो एक खुद स्पीसीज है जिससे वो बनते हैं पॉलीमर, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है, तो बहुलक आपका घी नहीं है, स्टार्च प्रोटीन और रुई जो कपास है वो बहुलक है। भारी पानी का जल क्या, भारी पानी का अणुभार क्या होता है, तो भारी पानी का अणुभार कितना होता है 20, क्योंकि भारी जल होता है D2O, क्या होता है D2O, तो इसका कितना हो जाएगा, 1 का 2 होता है, 2 का कितना हो गया 4 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 और 4 कितने हो गए 20 हो गए। भारी जल का और सामान्य जल का कितना होता है 18। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में क्या लिया जाता है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में लिया जाता है सोडियम बेंजोएट, क्या लिया जाता है, सोडियम बेंजोएट, जिसकी स्ट्रक्चर होती है ये बेंजीन वाले, इसमें 3 डबल बॉन्ड होंगे और यहाँ पर COO होगा, Na पे पॉजिटिव और COO पे नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है शुष्क हिम क्या होती है, ठोस CO2, क्या होती है, ठोस CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, बी आंसर करेक्ट आंसर है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, शुष्क बर्फ क्या होती है, शुष्क बर्फ क्या होती है, ठोस बर्फ है, शुष्क बर्फ क्या होती है, ड्राई आइस, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही होनी चाहिए इसका भी आंसर, ये इसमें मिस्टेक है ना, इसका बी आंसर होगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है ठोस CO2 को, क्योंकि ठोस CO2 होती है, ठोस CO2 होती है वो आपके इसी की तरह दिखाई देती है, ठोस CO2 आपके बर्फ की तरह दिखाई देती है, इसीलिए इसको शुष्क बर्फ कहा गया है। उसके बाद है शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें एक क्वेश्चन 3 4 बार है। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है, किसका है, पावर एल्कोहल के लिए। उसके बाद है हीरे की खनिजीय बनावट क्या होती है, तो ये होती है आपके कार्बन, ठीक है। हीरा किससे बना होता है, कार्बन से, ठीक है, क्योंकि कार्बन का तो एक अपरूप होता है हीरा। उसके बाद है प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो प्लास्टिक से पॉलीथीन, कौन सी उत्पन्न है, पॉलीथीन, इसको क्योंकि ये अगर गैसीय अवस्था में होगी तो उसको पॉलीथीन नाम दे देंगे और वैसे भी पॉलीथीन नाम देते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसको एक को हास्य गैस कहा जाता है, तो हास्य गैस किसको कहेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड को, वैसे हास्य गैस में NO2 प्रेजेंट होता है इसीलिए बोल रहे हैं इसमें, ठीक है। उसके अलावा है निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ने तथा उसका अनुभक्षण करते हैं, तो किसके लिए करते हैं, नाइट्रोजन के लिए, किसके लिए करते हैं, नाइट्रोजन के लिए करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन N2 गैस। उसके बाद है एथिल एल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के लिए अयोग्य बनाया जा सकता है, किसको, मेथेनॉल को, क्योंकि मेथेनॉल एम्पिरिडीन को मिलाने से वो जहरीली हो जाती है, एल्कोहल जो होती है वो जहरीली हो जाती है। कभी कभी सुना होगा शराब से मनुष्य की मृत्यु हो गई, वो इसी वजह से होती है क्योंकि उसमें मेथेनॉल बन जाती है। उसके बाद है उत्तेजक कौन सा है, तो उत्तेजक आपका एल्कोहल है, एल्कोहल जलता है इसलिए इसको उत्तेजक कहा गया है। उसके बाद है एल्कोहलिक
खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? तो ये होता है इथाइल एल्कोहल। क्या होता है? इथाइल एल्कोहल। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल एल्कोहल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? तो यह है एल्कोहल के लिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम रेशम है तो यह है आपका रेयन। कृत्रिम रेशम का दूसरा नाम क्या है? रेयन। क्या नाम है? रेयन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल में होता है, पेट्रोल में क्या होता है? कार्बन और नाइट्रोजन। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल है? तो ऑर्गेनिक अम्ल होता है आपका सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड होता है वो तो होता है H3PO4, तो इसमें कोई कार्बन नहीं है। नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, तो ये भी कोई कार्बनिक एसिड नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, तो ये भी कार्बनिक एसिड नहीं है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें A, B और D, गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है, बिल्कुल राइट बात है। उसके बाद है, सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, बिल्कुल होता है। सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है, तो सी आंसर गलत आंसर हो गया सी, तो सी वाला नहीं होगा, तो ABD राइट आंसर। सिरका प्रेरक्षक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, और कौन सा किया जाता है? सोडियम बेंजोइड भी, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रशीतक के रूप में किस प्रयोग होने वाला फ्रियोन क्या है? फ्रियोन है डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमेथेन। क्या है? डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमेथेन, यानी CF2Cl2, ठीक है। उसके बाद है, PVC एकलक है तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का, किसका? विनाइल क्लोराइड का। PVC का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो इसका एकलक क्या है? विनाइल क्लोराइड। सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किस काले पदार्थ में सर्वाधिक कार्बन अंश प्रेजेंट होता है? तो किसमें होता है? काजल में। किसमें होता है? काजल में। उसके बाद होता है, लेड पेंसिल में विद्यमान क्या होता है? ग्रेफाइट। क्या होता है लेड पेंसिल में? ग्रेफाइट। किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है? क्या होता है? सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य। उसके बाद है, मोर्स गैस क्या है? तो मोर्स गैस आपके किसको बोलते हैं? मीथेन को, यानी CH4 को क्या बोलते हैं? मोर्स गैस भी बोलते हैं। उसके बाद है, निम्नलिखित में से साइक्लोएल्केन में से कौन सा सबसे कम स्थायी है? तो सबसे कम कौन सा स्थायी कौन सा है? साइक्लोप्रोपेन। कुछ ऐसा होता है साइक्लोप्रोपेन, 3 कार्बन का इसमें ये जुड़े हुए होते हैं, तो इसमें 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये किसके? कोणीय विकृति के कारण, कोणीय टेंशन इसमें ज़्यादा होता है, इस वजह से ही साइक्लोएल्केन सबसे कम स्थायी होता है, साइक्लोप्रोपेन। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा संघनन बहुलक है? तो संघनन बहुलक होता है आपका पॉलीएस्टर। कौन सा होता है? पॉलीएस्टर। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजनीकरण के पश्चात वनस्पति घी प्रदान करता है? तो कौन करता है? मूंगफली का तेल। मूंगफली का तेल होता है, उसका हाइड्रोजनीकरण कर दिया जाए तो वनस्पति घी प्राप्त होता है, ठीक है। ग्लूकोज का अपचयन उत्पाद है, तो क्या है? ग्लूकोज का अपचयन करने से क्या होता है? जिसका ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह जो CHO समूह होता है वो COH यानी एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको क्या बोलते हैं? सोर्बिटोल, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है? तो दहन पोषक कौन सी है? ऑक्सीजन, यानी जो जला देती है, ठीक है। उसके बाद है, प्रेशर कुकर का हैंडल प्लास्टिक का बना होता है क्योंकि इसको उष्मा का कुचालक बनाया जाना चाहिए। इसमें कौन सा प्लास्टिक प्रयुक्त होता है? अभी बताया था कौन सा प्लास्टिक प्रयुक्त होता है। नहीं, बेकेलाइट नहीं आएगा, इसमें टेफ्लॉन आएगा, जो प्रथम टेफ्लॉन आना चाहिए इसमें, ये राइट आंसर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? कौन सा एक यौगिक है? तो ये शर्करा, ठीक है। उसके बाद है, एसिटिलीन अणु में विद्यमान हाइड्रोजन परमाणु कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्योंकि जैसे जैसे किसी भी कंपाउंड में जैसे जैसे आपके कोई भी कंपाउंड है, अगर उसमें जैसे sp2 और sp3, ठीक है, तो जैसे जैसे उसके एस करेक्टर बढ़ते जाते हैं तो उसकी विद्युत ऋणता बढ़ती है, और विद्युत ऋणता बढ़ती है तो अम्लता भी बढ़ती है। तो एसिटिलीन में एसिटिलीन होता है C≡C, तो यहाँ पर इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp होता है, s में 50% लक्षण होते हैं। कितने होते हैं? 50% लक्षण होते हैं, ठीक है। एस करेक्टर कितने होते हैं?
50% होते हैं, इस वजह से ये अम्लीय की तरह बिहेव करता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? कौन सा करता है? जाइमेज। कौन सा करता है? जाइमेज। ठीक है दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है आपके पास, हाइड्रोजन गैस का 1 मोल अणुग्राम ऑक्सीजन आधिक्य में जलकर मतलब क्रिया करके, जलकर वाटर नहीं है, ठीक है, क्रिया करके 290 किलोग्राम उष्मा देता है। ठीक है, उसी परिस्थिति में अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस से जलने पर कितनी उष्मा उत्पन्न होगी? अब देखिए इसमें सीधी सी एक बात है, ये मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। तो देखिए एक हाइड्रोजन गैस का 1 मोल है, ठीक है, तो 1 मोल होता है वो होता है किसके? H2O के द्रव्यमान के बराबर। तो H2O का जो द्रव्यमान होता है, एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन का कितना? 2 ग्राम। ठीक है, तो आपके पास कितना दिया है? 4 ग्राम दिया है आपके पास। कितना दिया है? 4 ग्राम दिया है। ठीक है, तो 4 ग्राम दिया है तो 2 ग्राम से आपको 290 मिलती है, तो 4 ग्राम से कितनी मिलेगी? 290 गुणा 2। ठीक है, 290 गुणा 2, तो 290 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 580। सी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऊन के बदले में प्रयुक्त होने वाला बहुलक तंतु जो सिंथेटिक कंबल, स्वेटर आदि बनाने में काम में आता है वो कौन सा है? तो वो कौन सा है? नाइलॉन। कौन सा है? नाइलॉन के कपड़े। ठीक है, उसके बाद सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक कठोर तत्व देखिए, इसमें अगर वैसे एलिमेंट पूछता तो ये नहीं होता। ठीक है, वैसे गलनांक के आधार पर आपका टंगस्टन हो जाता। ठीक है, लेकिन यहां पर आपने इसने हीरा क्यों दिया है? हीरा इसलिए दिया है कि इसने हीरा इसमें नाम दे दिया। वैसे ये क्वेश्चन देखो, वैसे ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शन में है, वैसे इसको राइट क्वेश्चन नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि हीरा कोई तत्व नहीं होता है, ये कार्बन का एक अपर रूप है, लेकिन तत्व भी बोल सकते हैं, इसलिए इसमें अगर हीरा प्रेजेंट हो तो हीरा ही राइट आंसर होगा, अदरवाइज आपका टंगस्टन राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बन का अपर रूप नहीं है? कार्बन का अपर रूप कौन सा नहीं है? तो कार्बन का अपर रूप एक तो आपके हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है, ग्रेफिन भी है, तो आपका कौन सा नहीं है? कोयला कार्बन का प्ररूप नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग के लिए काम में आता है? तो कौन सा आती है? एसिटिलीन। कौन आती है? एसिटिलीन, जिसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? C ट्रिपल बॉन्ड C। यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा वैलेंसी के लिए और यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कठोर जल में उपयुक्त नहीं है। कठोर जल पीने के लिए, साबुन से कपड़े धोने के लिए, बॉयलर्स में प्रयोग के लिए, और लास्ट है आपका कौन सा? फसल की सिंचाई के लिए। इनमें से कौन से कथन सही है? तो कौन से कथन? चारों सही है, बिल्कुल ही किसी के लिए भी प्रयुक्त नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन के अणुभारों के बढ़ते क्रम के अनुसार लिखिए। तो देखिए मैं बता देता हूं आपको सीधा सीधा, एक कार्बन को मेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथ बोलते हैं। ठीक है, 2 कार्बन होता है उसको ETH एथ बोलते हैं, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं। ठीक है, जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाए, कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इसका अणुभार भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्योंकि सीधा एक CH2 ऐड होगा और एक CH2 से सीधा 14 ग्राम बढ़ेगा। 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं, ये सब चीजें आप जानते ही हो, वैसे भी फिर भी बता देता हूँ। 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं। तो देखिए बढ़ते हुए क्रम में बनाता है, तो देखिए मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें दे रखा है, उपयुक्त में से कौन से उत्सर्जित ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित होती है? कोयला दहन से कौन सी उत्सर्जित होती है? कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी होते हैं और सल्फर ऑक्साइड भी होती है। कौन सी होती है? तीनों ही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सारे के सारे होते हैं। उसके बाद है अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों के समूह में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? यानी जब मनुष्य का जन्म हुआ या जब पृथ्वी पर कोई जीव आया था, आदि मानव की बात है सबसे पहले की, तब कौन कौन से एलिमेंट जरूरी थे? तो वो थे कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। क्या? C, H और N। ठीक है, उसके बाद है, प्रकृति में प्रचुरता में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो कौन सा है? सेलुलोज। कौन सा है? सेलुलोज। ठीक है, कार्बनिक पदार्थों का 50% प्लस होता है। ये कितना होता है? 50% प्लस होता है। निम्नलिखित में से ब्रह्मांड में कौन से सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में, ब्रह्मांड की अगर बात करें तो हाइड्रोजन होता है आपका। क्या होता है? हाइड्रोजन। ठीक है, और अगर पृथ्वी की बात करें तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन आता है, सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम आता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे है, काष्ठ, अस्थि,
संख्य के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? तो देखिए ये कार्बन का वो होता है समस्थानिक होता है कार्बन 14, ठीक है, क्या होता है कार्बन 14। उसके बाद है, ये आपके काम का नहीं है, अगला क्वेश्चन है, पानी का आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है? नहीं। उसका क्वथनांक उच्च विलायक है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा होती है, उसका कोई रंग नहीं होता। तो इसमें देखिए सीधी सी बात है, द्विध्रुव आघूर्ण अधिक नहीं होता है बल्कि उसका द्विध्रुव आघूर्ण नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए जो ध्रुवीय विलायक होते हैं वो उनका म्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। उसके बाद है, सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक मूल तत्व कौन सा है? कार्बन। कौन सा है? कार्बन। सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? कौन करता है? कार्बन करता है, तभी तो इतनी बड़ी ऑर्गेनिक पढ़ते हैं। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? कौन मिलता है? कार्बन मिलता है। अभी पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कार्बनिक यौगिकों की सबसे अच्छी पहचान यही है, जिसमें आपको कार्बन दिखे वही क्या होगा? कार्बनिक यौगिक होगा, ठीक है। उसके बाद अगला है, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है? कार्बन। उसके बाद है, वायुयानों के टायरों को फुलाने भरने के लिए प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन गैस है। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस है। उसके बाद है, लेड पेंसिल में क्या होता है? क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। जो पेंसिल के अंदर ब्लैक ब्लैक होता है वो क्या होता है? ग्रेफाइट होता है, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पेंसिल की लेड निम्नलिखित में से किससे बनती है? ग्रेफाइट से बनती है। पेंसिल का लेड होता है ग्रेफाइट होता है। सीसा, उसके बाद है, कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। कार्बन की अधिकतम मात्रा किसमें होती है? ढलवा लोहे में। किसमें होती है? ढलवा लोहे में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? तो ये कार्बन का अपरूप है ग्रेफाइट, ये केवल कार्बन से बना हुआ होता है, ठीक है। केवल का मतलब 100% प्योर कार्बन है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत है? तो एक तो पीतल हो गया आपका, अगला हो गया आपका जर्मन सिल्वर, उसके बाद आपका स्टील, और सबसे लास्ट में आपका क्या हो गया? गेफरीन। तो ये एक पॉलीमर है और यही सबसे इसमें सर्वाधिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन सा रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर देता है? तो कौन करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की तुलना में जल्दी हीमोग्लोबिन से जुड़ता है, इस वजह से ही। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें कार्बन मिलता है? तो कार्बन किसमें मिलता है? लिग्नाइट में मिलता है। किसमें मिलता है? कार्बन लिग्नाइट में मिलता है। कार्बन का जो कोयला है वो 4 रूपों में पाया जाता है, पीट, लिग्नाइट, ब्यूटिमनी और एंथ्रेसाइट। तो ये उन्हीं में से एक लिग्नाइट है। उसके बाद है, वनस्पति तेल से घी बनाने में प्रयुक्त होता है। वनस्पति तेल से घी बनाने में क्या होता है? हाइड्रोजन। क्योंकि वनस्पति जो तेल होता है उसको घी बनाने के लिए यहाँ पर जो प्रोसेस काम में ली जाती है वो कौन सी होती है? हाइड्रोजनीकरण। कौन सी होती है? हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति तेल असंतृप्त होते हैं और वनस्पति घी कैसी होती है? संतृप्त होती है। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है? तो ये होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक एसिड। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। और तनु सल्फ्यूरिक एसिड, तनु का मतलब लिक्विड, यानी जिसमें पानी ज्यादा होगा, और सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। अगला क्वेश्चन है, अग्निशामक में कौन सी गैस काम में आती है? कौन सी गैस काम में आती है? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद है, ऑक्सीजन तो जला देती है, ऑक्सीजन ज्यादा जलाती है और CO2 बुझाती है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? कार्बन किसमें नहीं है? बलुआ पत्थर में नहीं है। कोयले में भी होता है, हीरे में भी होता है, ग्रेफाइट में भी होता है। तो किसमें नहीं होता? बलुआ पत्थर में नहीं होता है। यही राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, हास्य गैस कौन सी है? देखो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, नाइट्रस ऑक्साइड। क्योंकि वैसे इसमें क्या NO2 प्रेजेंट होता है, इसीलिए नाइट्रस ऑक्साइड बार बार आ रहा है। वैसे जो, ठीक है, सॉरी, हास्य गैस तो नाइट्रस ऑक्साइड ही होती है। हास्य गैस तो कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, सॉरी, N2O होती है नाइट्रस ऑक्साइड, हास्य गैस। और जो टीयर गैस होती है वो होती है आपकी CCl3NO2, ठीक है। अश्रु गैस कई बार आ चुका है। अगला है, डॉक्टरों द्वारा एंथीमिया
के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है, तो कौन सी होगी? नाइट्रस गैस ही होगी। अस्पतालों में मंद निषेधक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड का। नाइट्रोजन मुक्ति से होता है स्थलीय, वायुमंडलीय और वायुमंडल नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित। अगला है निम्नलिखित में से क्रायो बैंक में एक्स सिटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयुक्त की जाती है? तो कौन सी की जाती है? नाइट्रोजन गैस प्रयुक्त की जाती है, क्योंकि ये नाइट्रोजन गैस में जो भी चीज़ें होती है वो जैसे बीज बैंक और जैसे जीवों के जो सीमन वगैरह होते हैं तो वो -196 कितना? -196 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है उनको। अगला है निम्नलिखित में से किसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है? तो ग्रेफाइट में भी होता है, हीरे में भी होता है और कोयले में भी होता है। ठीक है, चौथा जो ऑप्शन है उसी में नहीं होगा, फिर तो आंसर डी हो जाएगा, इसका उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कार्बन का अपर रूप नहीं है। कार्बन का उपरूप कौन सा नहीं है? ऑक्सो कार्बन्स। कौन से नहीं है? ऑक्सो कार्बन्स। फुलरीन भी है, हीरा भी है और ग्रेफाइट भी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद है स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हीमन रोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? कौन सा होता है? एथिलीन ग्लाइकोल। कौन सा होता है? एथिलीन ग्लाइकोल। उसके बाद है लाफिंग गैस, अभी बता ही दिया। उसके बाद है एक तत्व के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र बनेगा? तो देखिए बाह्यतम सेल जो होता है उसको वैलेंस सेल बोलते हैं और वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी वैलेंसी भी उतनी होती है। जनरली ये कह सकते हैं, वैसे ये 100% राइट नहीं है कि वैलेंसी उसकी उतनी ही हो, लेकिन जनरली कह सकते हैं। और जनरली ऐसे एग्जांपल्स वाले क्वेश्चन में वही फॉलो करना है। तो वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन एक वैलेंसी को कंप्लीट कर सकता है। तो जैसे मान लो कार्बन की वैलेंसी 4 तो CH4 बन जाएगा, तो इसमें क्या बन जाएगा? XH4। ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से यानी बोल रहा है H2 और जलाने के लिए O2 काम में आएगी, तो क्या बनेगा? H2O यानी पानी बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सामान्य तो गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो कौन सी भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है गुब्बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वह धातु जो एसिड व एल्कलीन से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है कौन है? जिंक। कौन है? जिंक। क्योंकि सोडियम, पोटेशियम और जो कैल्शियम है ये तीनों तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ये हाइड्रोजन गैस नहीं निकालेंगे बल्कि ये तो विस्फोट उत्पन्न करेंगे। ठीक है, उसके बाद है भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होगा? 11.11%। आप निकाल सकते हैं 11.11% कैसे होगा? जैसे यहां से बात कर सकते हैं टोटल कितना है इसका? 18 ग्राम है और 18 ग्राम में हाइड्रोजन कितना है? 2% है, तो 2 ग्राम है तो 2/18 × 100 आप इसे निकाल सकते हैं आराम से। 1/9 हो जाएगा और 100/9 100/9 का कितना हो जाएगा? आपकी 11%, 11.11% ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, बता दिया मैंने कैसे निकालते हैं। इसके अलावा किसी दूसरे फॉर्मूले का भी आपसे पूछ ले तो जिसका पूछा है उसका द्रव्यमान ऊपर, जिसका पूछा है उसका द्रव्यमान ऊपर और बाकी टोटल द्रव्यमान नीचे और 100 से गुणा कर दो उसको। ठीक है, अगला है प्रयोगशाला में पहला जीव रसायन कृत्रिम संरचना क्या है? तो सबसे पहले प्रयोगशाला में कौन सा बनाया गया था? यूरिया बनाया गया था। कौन सा बनाया गया था? यूरिया। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सबसे सख्त हार्ड कौन है? तो हार्ड आपका क्या है? हीरा। क्या है? हीरा। सबसे सख्त हार्ड कठोर जिसको बोल सकते हैं कौन सा है? हीरा है। और मनुष्य के शरीर में कौन सा होता है? इनेमल, जो दांत में पाया जाता है। हीरा एक प्रकार का क्या है? कार्बन ही है, कार्बन का अपरूप है, तो हीरा एक प्रकार का कार्बन है। अगला है निम्न में से कौन सा कार्बन का शुद्धतम रूप है? तो कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा, ग्रेफाइट, कार्बन काजल या फिर एक ऑप्शन और है लकड़ी का कोयला। तो आपका कौन सा हो जाएगा? ग्रेफाइट राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ग्रेफाइट राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है वाहनों में निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी है? तो मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि जो जल्दी से जिनका पूर्ण दहन नहीं होता तब कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, नहीं तो जनरली कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। ठीक है, लेकिन जब प्रदूषित गैस की अगर बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड को ज़्यादा बोलेंगे अपन। उसके बाद है बेंजीन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बेंजीन के लिए देखो इसमें 12 सिग्मा व 6 पाई नहीं होते हैं। बेंजीन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है। देखिए ये बेंजीन ऐसा 6 कार्बन होते हैं इसमें और 3 डबल बॉन्ड होते हैं, तो 6 पाई दे रखे हैं, तो ये तो पहला वैसे गलत हो गया, सिग्मा अपने को चेक ही नहीं करना। 6 सिग्मा 6 पाई वैसे गलत हो गया। 12 सिग्मा 3 पाई इसको चेक करेंगे। अगला है 6 सिग्मा 3 पाई, तो देखिए सिग्मा बेंजीन में कितने होते हैं? सिग्मा देखिए 1 2 3 4 5 6,
1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 12 सिग्मा और 3 पाई। सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये आंसर गलत दे रखा है डी, इसका राइट आंसर क्या होगा सी। ठीक है, उसके बाद अगला है कौन गैसीय चक्र नहीं है? तो गैसीय चक्र किसका नहीं है? हाइड्रोजन का कोई गैसीय चक्कर नहीं है। कार्बन का भी है, ऑक्सीजन का भी और नाइट्रोजन का भी। अगला है छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? किसके अपघटन से होती है? मीथेन के। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है आपका? CH4। क्या होता है मीथेन का फॉर्मूला? CH4। अगला है जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं। किसके कारण बनते हैं बुलबुले? CO2 गैस के कारण। किसके कारण बनते हैं? CO2। ब्रेड में भी देखा होगा हल्के हल्के छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो किसके कारण होते हैं? CO2 गैस के कारण। ठीक है, सारे मैक्सिमम फास्ट फूड में होता है ये। उसके बाद है भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा होता है? तो भारी मशीनों के स्नेहक के लिए आपका ग्रेफाइट काम में लिया जाता है। कौन सा लिया जाता है? ग्रेफाइट। सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारी पानी वह पानी होता है, भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन के स्थान पे उसका आइसोटोप ड्यूटेरियम लिया जाता है। कौन सा लिया जाता है? ड्यूटेरियम, D2O फॉर्मूला होता है भारी पानी का। ठीक है, उसके बाद है गुरु जल क्या है? तो गुरु जल है ऑक्सीजन और हेवी वाटर, ऑक्सीजन और हेवी हाइड्रोजन। भारी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? गुरु जल भी बोलते हैं। भारी जल एक क्या होता है? मंदक होता है। भारी जल एक तरह से क्या होता है? मंदक भी होता है। भारी जल एक प्रकार का मंदक है। अगला क्वेश्चन है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से अधिक वायु प्रदूषण होता है। बिल्कुल ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपको बता रहा हूं, बाकी के अगर मैं किसी क्वेश्चन को छोड़ देता हूं तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से स्नेक के रूप में प्रयोग होता है कौन होता है? ग्रेफाइट होता है। अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था भारी मशीनों में ज्यादा प्रयोग होता है वैसे ये स्नेक के लिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गिरनार अभिकर्मक से रासायनिक अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है? हाइड्रोकार्बन का निर्माण वही करेगा जिसमें अम्लीय या एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। तो देखिए सी आंसर इसके लिए करेक्ट आंसर है, क्योंकि देखिए इसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और कैसे मैं बताता हूँ आपको, देखिए इसका है CH3CH2OH। तो देखिए ऑक्सीजन से अम्लीय एसिडिक हाइड्रोजन वही होता है जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, अगला है भारी पानी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो ये क्या होगा? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या होगा? D2O। क्या हो जाएगा? D2O। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हैवी वाटर बता ही दिया मैंने अभी। अगला है कार्बन का वह रूप जिसे ग्रेफाइट कहते हैं हीरे की अपेक्षा बेहतर विद्युत का चालक होता है। हीरा विद्युत का चालक होता ही नहीं है। हीरा क्या होता है? विद्युत का चालक होता ही नहीं है, जबकि ये विद्युत का चालक होता है। क्यों होता है? एक इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण। किसके कारण? एक मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण। अब क्वेश्चन आपसे ये से पूछा जा सकता है कि जो आपका ग्रेफाइट होता है उसमें एक परत, ग्रेफाइट की जो ऐसे परतें होती है, षटकोणीय परतें होती है ग्रेफाइट की कुछ इस तरह से, ऐसे करके दूसरा फिर एक और होगा ग्रेफाइट यहाँ नीचे, सॉरी ऐसा करके। तो ये जो परतें होती है इनके मध्य कौन सा बॉन्ड होता है? तो ये बॉन्ड होता है वांडरवाल। कौन सा? वांडरवाल बंध। वांडरवाल बंध होता है, ध्यान रखना। और जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड कौन सा होता है? सहसंयोजक बंध। कौन सा होता है? सहसंयोजक बंध। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन नहीं है? तो बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, तभी तो बर्फ जल में तैरता है। तभी तो बर्फ क्या होता है? जल में तैरता है। एक ही अपवाद ऐसा है तेल और पानी का कि तेल का घनत्व ज्यादा होने के बाद भी तेल पानी में तैरता है। अदरवाइज जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो नीचे होगा, जिसका घनत्व कम होगा वो हमेशा ऊपर होता है। ठीक है, ये याद करने की ट्रिक आप याद कर सकते हैं इस तरीके से। अगला है ग्लूकोज ऊर्जा का एक स्रोत है। ग्लूकोज निम्नलिखित में से किस प्रकार का अणु है? तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। किससे? कार्बोहाइड्रेट से। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? तो कौन सा? ग्रेफीन नहीं है। उसके बाद है वह गैस जो चूने के पानियों को दूधिया कर देती है, जिसका कलर दूधिया रंग का हो जाता है, सफेद कलर हो जाता है। किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के कारण। ठीक है, अगला है चुंबकीय स्थिर विद्युत और गुरुत्वीय बल किस संवर्ग में आते हैं? तो ये आते हैं किसमें? अस्पर्श बल में। किसमें आते हैं? अस्पर्श बल में।
अगला है आवर्त सारणी में वह कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक संख्या में यौगिक बनाता है? कौन सा बनाता है? कार्बन बनाता है। किसके कारण? एक तो चतुस्संयोजी संयोजकता के कारण, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है उसके कारण, एक श्रृंखलन के गुण के कारण। किसके कारण? श्रृंखलन के गुण के कारण, और एक प्रकृति में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है इसलिए, ठीक है। और समावयवता के कारण भी हम इसको रीजन दे सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक महासागर में जल के प्रसार के लिए उत्तरदायी है? कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है, क्योंकि जल अपघटन होगा तो सीधा ही Cu+2 और SO4-2 आयनों में ये टूट जाएगा, और जिसमें आयन प्रेजेंट होते हैं वो तो विद्युत का चालन करेगा ही करेगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी फायरवर्क्स में रंग प्राप्त होते हैं? तो ये होते हैं अपने स्ट्रोंशियम और बेरियम, Sr और Ba, ये S है, ठीक है, Sr और Ba बेरियम, और ये किसके हैं? सेकंड वर्ग के हैं। किसके हैं? दूसरे वर्ग के हैं। सारी मृदा धातु होती है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्यकर भोजन लेने वाले एक स्वस्थ मनुष्य का मूत्र जब फर्श पर गिरता है तो इससे होने वाली दुर्गंध किसके कारण आती है? तो ये दुर्गंध आती है किसके? यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन होने के कारण। किसके कारण? यूरिया का अमोनिया में। अब आपको अमोनिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, NH3 होता है। क्या होता है? NH3 होता है। और यूरिया का NH2CO NH2, याद रखना फॉर्मूला। उसके बाद है कार्बोरेंडम का उपयोग एक अपघर्षी के रूप में किया जाता है क्योंकि कार्बोरेंडम अपने हीरे की तरह ही कठोर होता है, हीरे की तरह ही कठोर होता है, तो ये अत्यधिक कठोर होता है। डी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फल मीठे किससे होते हैं? फल का मतलब फल शर्करा, फल शर्करा मतलब फ्रक्टोज। किसकी वजह से? फ्रक्टोज की वजह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न को मैच कीजिए, तो मैच के देखो नीला तोता होता है CuSO4.5H2O। क्या होता है? CuSO4। अब .5H2O है ना, तो ये H2O काउंट नहीं होता है, मतलब नाम लिखते वक्त H2O काउंट नहीं होता, हमें पता नहीं चलता कि वाटर कितना है, ठीक है। तो नीला तोता किसका हो जाएगा? कॉपर सल्फेट का। बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा बोलते हैं खाने का सोडा। खाने का सोडा क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके अलावा कास्टिक सोडा क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर एक ही बचा एप्सम लवण। एप्सम लवण क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट। राइट आंसर है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात कर लेते हैं, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्न को यहाँ पर भी मैच कीजिए। तो मैच करने वाले की अगर हम बात करें तो पोटेशियम ब्रोमाइड किस में काम में आता है? फोटोग्राफी में। किस में काम में आता है? फोटोग्राफी में, ठीक है। पोटेशियम ब्रोमाइड किस में काम में आता है? फोटोग्राफी में। पोटेशियम नाइट्रेट किस में काम में आता है? बारूद में। पोटेशियम नाइट्रेट किस में काम में आता है? बारूद में। उसके बाद अगर हम अगले की बात करें तो आपका पोटेशियम सल्फेट किस में काम में आता है? उर्वरक में। और पोटेशियम टार्ट्रेट बेकरी में, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपको बताऊंगा। जब चींटियां काटती है तो वे अंशेषित करती है, क्या करती है? फॉर्मिक एसिड। क्या करती है? फॉर्मिक एसिड। सी आंसर HCWH, जिसको आप मोटी वाली चींटी बोलते हो, रेड आंट जिसको हम बोलते हैं, लाल चींटियां जिसको बोलते हैं, उनको हाथ लगाती है एक दुर्गंध सी आती है, और वो दुर्गंध किसके कारण आती है? फॉर्मिक एसिड के कारण, क्योंकि वो फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? उष्मा के रूप में। किस रूप में उत्पन्न होती है? उष्मा के रूप में, ठीक है। हीट रिलीज होती है। उसके बाद है पीएच संबंधित है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से पीएच बराबर होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन की सांद्रता। ये जो बड़ा कोष्टक है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सांद्रता को, कंसंट्रेशन को। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है। किसके कारण खुले में रखा दूध खट्टा हो जाता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। किसके कारण हो जाता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। और जैसे लैक्टिक अम्ल बन जाता है दूध फट भी जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए? किसको नहीं करना चाहिए? समुद्री नमक को, क्योंकि समुद्री नमक में कुछ अशुद्धियां भी होती है। क्या होती है? कुछ अशुद्धियां होती है, मिट्टी के कण होते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है, तो ये हमारे लिए हानिकारक होते हैं। अगला है सोने को घोला जा सकता है। सोने को घोला किससे जाता है? एक्वारेजिया से। और एक्वारेजिया क्या होता है आपका? एक्वारेजिया देखो इसमें तो ऑप्शन नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। 3 अनुपात तो होना चाहिए HCl का,
ठीक है, 3 मोल HCl के अनुपात 1 अनुपात होना चाहिए HNO3 का, नाइट्रिक एसिड का। ये होता है आपका एक्वारेजिया। क्या होता है? एक्वारेजिया। और सोने को एक्वारेजिया में घोला जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक्वारेजिया किससे बनाया जाता है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया एक्वारेजिया किससे बनाया जाता है आपका यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ये आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नींबू खट्टा किस कारण होता है? तो नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? साइट्रिक एसिड। कौन सा पाया जाता है? साइट्रिक एसिड। डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल के लिए पीएच मान क्या होगा? तो जल के लिए पीएच मान लगभग 7 होता है। कितना होता है जल के लिए पीएच मान? शुद्ध जल का पीएच मान, अशुद्ध जल का पीएच मान, वर्षा के जल का पीएच मान, सबका कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, 7 से ज्यादा पीएच वाले क्षारीय, 7 से कम पीएच वाले अम्लीय। दूध का औसत पीएच कितना होता है? दूध का औसत पीएच होता है 6.6। कितना होता है? 6.6। उसके बाद है सारी विलयन की पीएच कितनी होगी? 7 से अधिक। सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो पीएच मूल्यांकन क्या दर्शाता है? पीएच मूल्यांकन अभी भी बताया किसी घोल की अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन करता है पीएच। ठीक है, अभी भी बताया पीएच बराबर नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन की सांद्रता। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? पिछले वाले क्वेश्चन में भी ये चीज मैं बता चुका आपको कि कौन सा होता है एसिटिक एसिड। फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। क्या होता है? CH3COOH। अगला क्वेश्चन है रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक रूप से माना जाता है? कौन सा? H2SO4। कौन सा? H2SO4। उसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतलों में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया कर लेता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। किससे? सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। कांच जिससे बना होता है उसी से। आगे है खाने का नमक किससे बनता है? खाने का नमक बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। क्योंकि देखिए मैं आपको एक छोटी सी रिएक्शन बताता हूँ। NaOH मजबूत अम्ल है यानी स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग क्षार, प्लस HCl। तो ये दोनों देखो Na और Cl एक जगह आ जाएगा। क्या हो जाएगा? NaCl और वाटर रिलीज कर देगा साइड में। इसको ही हम उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। और NaCl ही आपका क्या होता है? नमक। अगला नींबू में क्या होता है? साइट्रिक एसिड। ठीक है, उसके अलावा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है। तो लुईस अम्ल कौन सा नहीं है? लुईस अम्ल आपको बताना है NH3। NH3 क्या होता है? अमोनिया। और अमोनिया पे एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है कुछ इस तरह से NHHH। यहाँ पर है हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यही लोन पेयर क्या किसकी तरह बिहेव करता है? लुईस बेस की तरह। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? कौन से अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। क्या होता है? HCl। HCl में ऑक्सीजन नहीं है। अगला है जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर है। कैसा है सोडा वाटर? अम्लीय प्रकृति का। कैसा है? अम्लीय प्रकृति का। ठीक है, उसके बाद है एक कार बैटरी में प्रयुक्त होने वाली विद्युत अपघट्य होता है। कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। बैटरी में कौन सा एसिड डाला जाता है? H2SO4। कौन सा डाला जाता है? H2SO4। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों में से किसको कार की बैटरी में? बता दिया ये क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन है ब्रोमीन जल से फ्रक्टोज के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? ट्राइमेथिल ग्लूटारिक एसिड। ट्राइमेथिल ग्लूटारिक एसिड। ठीक है, उसके बाद है अनिवार्य वसा अम्ल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो लिनोलिक, लिनोलिनिक। और अगला क्वेश्चन आपका अगला ऑप्शन कौन सा है आपका? स्टेरिक और एराकिडोनिक। तो कौन सा हो जाएगा? स्टेरिक एसिड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? स्टेरिक एसिड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये भी मैं आपको बता चुका, D2O यानी हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक होता है। उसके बाद है पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि इसका द्विध्रुव आगुण होता है वो नॉन जीरो होता है। राइट आंसर तो क्या होगा? द्विध्रुव आगुण नॉन जीरो यानी जीरो के बराबर नहीं होता है। म्यू द्विध्रुव आगुण बोलते हैं, ये जीरो के बराबर नहीं, नॉट इक्वल जीरो होता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन में दे रखा है द्विध्रुव आगुण अधिक होता है, तो ये भी राइट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा लुईस एसिड है? ये लिविस लिखा हुआ है लेकिन ये लुईस के बारे में बात कर रहा है, तो लुईस हो जाएगा आपका BF3 क्योंकि बोरोन के पास वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 फ्लोरीन से ये रिएक्ट कर लेता है और इसके जो वैलेंस शेल है अब इसका ऑक्टेट है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है इसलिए ये लोन पेयर ग्रहण कर लेगा। अगला है आयोडीकृत लवण में रहता है, क्या रहता है? पोटेशियम आयोडाइड। क्या रहता है? पोटेशियम आयोडाइड।
अगला क्वेश्चन है Na2O, MgO, CaO व BeO में से सबसे कम क्षारीय ऑक्साइड कौन सा है? तो सबसे कम क्षारीय ऑक्साइड है आपका BeO। कौन सा है? BeO। याद रखना, यह आपकी इस तरह से मान लो ये पीरियोडिक टेबल है, तो इसमें नीचे जाओगे आप तो यहाँ पर क्या होगा, नीचे जाने पे आपकी क्षारकता बढ़ेगी। क्या होगी? क्षारकता बढ़ती है। और इधर जाते हो तो अम्लता बढ़ती है। तो आपको पता है यहाँ पर आपका बेरिलियम आता है, यहाँ पर आपका मैग्नीशियम आता है, यहाँ पर आपका सोडियम आता है, यहाँ पर आपका कैल्शियम आता है। तो सबसे ऊपर इधर जाने पे कौन सा आ रहा है सबसे ऊपर? तो ये आ रहा है, तो ये सबसे कम क्षारीय हो जाएगा। अगला है लैक्टोज के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? तो लैक्टोज के जल अपघटन से आपको क्या प्राप्त होगा बताइए? लैक्टोज के जल अपघटन से होगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज। क्या होगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। 3 चीजें होती है, एक लैक्टोज, अगला आता है माल्टोज, ठीक है, और उसके सबसे लास्ट में आता है सुक्रोज। क्या आता है? सुक्रोज। तो देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, माल्टोज जैसे इसको लैक्टोज को लिखूं तो मैं L, माल्टोज को M और सुक्रोज को S। तो लैक्टोज है तो लैक्टोज से दोनों देखो, तीनों में लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज तीनों में आपको क्या प्राप्त होगी? तीनों में आपको ग्लूकोज तो मिलेगी ही मिलेगी। ये ग्लूकोज और ये ग्लूकोज, एक कई मोनोमर और मिलने वाला है, ठीक है। तो आपका ये माल्टोज है, ये आपका सुक्रोज है और ये आपका लैक्टोज है। देखो एक ट्रिक, MgG यानी माजी। क्या है ये वर्ड? माजी। उसके बाद देखो सुक्रोज सर, ग्लूकोज की सर की जी और आगे एफ, सर की GF। तो जी का मतलब ग्लूकोज और एफ का मतलब एक ही वर्ड होता है। ग्लूकोज यहाँ आ ही चुका है पहले से, एक ही वर्ड बचा, कौन सा? फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। तो फ्रक्टोज तो एफ का मतलब फ्रक्टोज ही होगा, गैलेक्टोज तो होने से रहा एफ का मतलब, तो ये सुक्रोज के साथ आ जाएगा। अब देखो ग्लूकोज भी आ गया, फ्रक्टोज भी आ गया, बचा कौन सा? गैलेक्टोज बता। तो लैक्टोज से कौन कौन सा बन जाएगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। यानी तीनों में ही ग्लूकोज तो बनेगा, लेकिन लैक्टोज में गैलेक्टोज बनता है, माल्टोज में ग्लूकोज बनता है और सुक्रोज में क्या बनता है? फ्रक्टोज। याद रखना ये ट्रिक। अगले क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं हम। आमतौर पर इस्तेमाल पेट की अम्लता से छुटकारा पाने के लिए किसका किया जाता है? तो ये किया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। किसका? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यानी जो थोड़े दुर्बल सार होते हैं उनको अम्लता कम करने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है भोजन में इमली के रस का प्रयोग मदद करता है। किसमें मदद करता है? पेयजल में फ्लोराइड की अधिकता को संतुलित करने के लिए। किसमें? पेयजल में फ्लोराइड की अधिकता को संतुलित करने के लिए। अगला है निम्न में से कौन सा एक मानव शरीर के पेट दर्द का कारक है? मानव शरीर के पेट दर्द का कारक कौन सा है? लवण। कौन सा है? लवण। उसके बाद अगला है नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा अधिक क्षारीय है? तो अधिक क्षारीय की अगर हम बात करें तो 2-फेनिल एथिलेमिन। कौन सा है? 2-फेनिल एथिलेमिन। उसके बाद है एंटाएसिड। तो एंटाएसिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सार होते हैं। कैसे होते हैं? सार होते हैं। और उनको क्या बोल सकते हैं हम? भस्म बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो वायु में आपकी कौन सी नहीं पाई जाती है? रेडोन नहीं पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मौसम विज्ञान संबंधी परीक्षणों के लिए निम्न में से किसको गुब्बारे में बढ़ने हेतु उपयोग में लाया जाता है? किसको लाया जाता है गुब्बारे में? गुब्बारे में बढ़ने वाली गैस कौन सी होती है? हीलियम। उसके बाद है वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। क्या नहीं करता? वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं इनर्ट गैस के ही। निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस किसको बोलते हैं? जीनोन को। किसको बोलते हैं? जीनोन को। आगे है गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये है आपके ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण। कौन सी? ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण। उसके बाद है प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो कौन सी है? नियोन। कौन सी है? नियोन। उसके बाद है वायु में कौन सी गैस नहीं मिलती है? तो अभी बताया था कौन सी गैस नहीं मिलती है? रेडोन। उसके बाद है कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? तो नोबल गैस देखिए ऑक्सीजन भी नहीं होगी, हाइड्रोजन भी नहीं होगी, तो हीलियम राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि 18वें वर्ग या 0 वर्ग में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो सारे के सारे नोबल गैस कहलाते हैं। नोबल गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है। कौन सी नहीं पाई? रेडोन। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। तो जर्मन सिल्वर जो होती है इसकी सबसे देखो इंपॉर्टेंट तो यह है कि जर्मन सिल्वर में आपके
एजी नहीं होता, यानी सिल्वर नहीं होता, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और ये किस किस का मिश्रण होती है? निकिल, कॉपर, जिंक। निकिल, कॉपर, जिंक, ये तीनों एलिमेंट मिलके जर्मन सिल्वर बनाते हैं, क्योंकि ये सिल्वर की तरह ही दिखाई देती है। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, तो इसमें सुमेलित करना है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य परिशीतक है जिसको घरेलू परिशीतकों में प्रयोग किया जाता है? तो किसको किया जाता है? फ्रेओन को। फ्रेओन के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, CF2Cl2 भी होता है, CHCl2F भी होता है, ऐसे, ठीक है। लेकिन उसमें क्लोरीन हाइड्रोजन प्रेजेंट जरूर होते हैं, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको बोलते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? कौन सी गैस भरी जाती है? नियोन भरी जाती है, और पारद वाष्प, पारद का मतलब Hg मार्क, ठीक है। उसके बाद अगली बात करते हैं, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? हीलियम। कौन सी की जाती है? हीलियम। आगे है, टांका एक मिश्र धातु है, तो टांका किससे बनती है? टिन और शीशे से। किससे बनती है? टिन और शीशे से। धातु के टुकड़ों को टांका लगाने वाला मिश्रण कौन सा है? टिन और शीशा। बता दिया अभी, टिन और शीशा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकी में सोल्डरन प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्राय कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? शीशा और टिन का। किसका? शीशा और टिन का। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सी एक रजत नहीं होगा? रजत किस में नहीं होता? जर्मन सिल्वर में। अभी भी बताया था, जर्मन सिल्वर में निकल, कॉपर और जिंक, तीन धातुएं मिलकर जर्मन सिल्वर का निर्माण करती है। जबकि हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर, लूनर कास्टिक, इन सब में क्या होती है? आपकी रजत होती है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? तो देखिए, अभी भी देखा आपने, निकल, कॉपर, जिंक के तीनों होते हैं, एल्यूमिनियम नहीं होता है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कांसा ब्रोंज मिश्र धातु होता है। कॉपर और कॉपर के अलावा और कौन सी धातु होती है? टिन होती है। कौन सी होती है? टिन होती है, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं, तो कांसा मिश्र धातु है, तांबे और किसका? टिन का। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकता होती है? किसमें होती है? कांसे में तांबे की मात्रा अधिक होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कांसा मिश्र धातु है, तो किसका है? तांबा और टिन। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है। उसके बाद है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो स्टेनलेस स्टील होती है लोहे और क्रोमियम का। किसका? लोहे और क्रोमियम का। उसके बाद अगला क्वेश्चन बात करते हैं, धब्बा रहित स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? कौन सी है? क्रोमियम, जो कि स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है, जिसमें धब्बे नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टील में कितना % कार्बन प्रेजेंट होता है? तो स्टील में आपके कितना % कार्बन प्रेजेंट होता है? 0.1 से लेकर 2% तक, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ और क्या मिलाया जाता है? तो क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम और निकिल। क्रोमियम ज़्यादा होता है, निकिल हल्का सा होता है, ठीक है, थोड़ा सा बहुत कम मिलाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई किया जाता है किसके द्वारा? कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? मिश्र धातु कौन सी नहीं है? तांबा, कॉपर एक सीधा धातु है, ठीक है। बाकी के ब्रॉन्ज, स्टील, पीतल, ये तीनों मिश्र धातु है। मिश्र धातु वो होती है जो 2 या 2 से अधिक धातुओं से, या एक धातु एक अधातु से, एक धातु एक उपधातु से मिलकर बनी होती है। लेकिन मिश्र धातु में एक धातु जरूर होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिश्र धातु किस पदार्थ का संयोग निष्कलन इस्पात बनाने में नहीं होता है? किसका नहीं होता? मोलिब्डेनम का। किसका नहीं होता? मोलिब्डेनम का। जर्मन सिल्वर में चांदी की प्रतिशतता कितनी होती है? 0%। कितनी होती है? 0%। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त किसका किया जाता है? किसका किया जाता है? क्रोमियम का। किसका? क्रोमियम का। उसके बाद अगला है, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी? क्रोमियम। कौन सी? क्रोमियम। उसके बाद है, पीतल एक मिश्रण है तांबे और टिन का, एल्यूमिनियम और तांबे का, तांबे और जस्ते का, जस्ते और लोहे का। तो किसका है? तांबे और जस्ते का। अगला क्वेश्चन है, हेलोजन लैंप का तंतु निम्न की मिश्र धातु का होता है? किसका होता है? टंगस्टन और सोडियम का। किसका? टंगस्टन और सोडियम का। टंगस्टन इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। पारद धातु मिश्रण है, किसका? पारद युक्त मिश्र धातु होती है। उसके बाद है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयुक्त होने वाला तार किस पदार्थ से बना होता है? किस पदार्थ से बना होता है? टिन और शीशे का। किससे? टिन और शीशे की एक मिश्र धातु होती है। अभी बताया था कौन सी मिश्र धातु, याद करो फटाफट से, रिवाइज भी हो जाएगा इस तरह से। अगला है, पीतल में कौन सी धातु का सहयोग होता है? पीतल में कौन सी धातु का सहयोग होता है? तांबे का और जस्ते का। तांबे का और जस्ते का। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित मिश्र धातुओं में किसमें अम्लगम कहते हैं, किसे अम्लगम कहते हैं, तो ZnHg ये होता है HgZn, ठीक है, पारदर्शिता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से कौन से अपने संगठन के दृष्टिकोण से सम्मिलित नहीं है मिश्र धातु संगठन, तो सोल्डर, लेड और जिंक। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा गन कॉटन है, गन कॉटन कौन सा है, सेलुलोज नाइट्रेट, कौन सा है, सेलुलोज नाइट्रेट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको वही बता रहा हूँ, बाकी के क्वेश्चन अगर एक दो क्वेश्चन में छोड़ देता हूँ तो आप खुद भी उन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमोनियम सल्फेट उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक मात्रा में प्रयुक्त होती है, कौन सी प्रयुक्त होती है, जिप्सम, कौन सी होती है, जिप्सम। निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है, किसके कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, किसके कारण, सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण, H2S के कारण। अगला है, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली मिश्र धातु कौन सी है, तो कौन सी है, क्रोमियम। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है, इसका मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान होती है, कौन सी होती है, तांबा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्रण में धातुओं का है, तो कौन सा है, पीतल और कांसा, जिसमें तांबा प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग किया जाता है, बेंजीन का, पेट्रोल का, एल्कोहल का, उपरोक्त सभी का, इन सभी का अपन उपयोग कर सकते हैं, बेंजीन, पेट्रोल, एल्कोहल सबका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, जर्मन सिल्वर का उपयोग सजावटी वस्तुओं, मुद्रा धातु, आभूषणों आदि बनाने में किया जाता है, इसका ये नाम देने का कारण क्या है, ये दिखने में चांदी जैसी होती है जर्मन सिल्वर, जिसमें निकिल, कॉपर और जिंक के तीनों मिलके चांदी की तरह दिखाई देने लगते हैं। अगला है, गन मेटल किनकी मिश्र धातु है, तो गन मेटल होती है तांबा, टिन और जस्ता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है, मिश्रित उर्वरक की बात करें तो यहाँ पर केम, यूरिया, अमोनियम सल्फेट और NPK, तो कौन सा है, अमोनियम सल्फेट, 2-3 से मिलकर बना होता है इसीलिए। अगला है, अपमार्जक क्या है, तो अपमार्जक होता है शोधन अभिकर्ता, यानी जो शुद्ध करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है, तो रासायनिक उर्वरक नहीं है आपका सोडियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन है आपका, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है, 47% तक होती है, कितनी होती है, 47% तक, ठीक है, वैसे 46.6 कुछ ऐसा परसेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक यूरिया नामक उर्वरक में उत्पादन में किया जाता है, तो कौन सा किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या, CO2। अगला क्वेश्चन है, अमोनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है, किसके रूप में किया जाता है, कीटनाशक के रूप में, किसके रूप में, कीटनाशक के रूप में। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है, यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है एमाइड के रूप में, NH2CO, इसी को एमाइड बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक नाइट्रोजन धारण करता है, कौन करता है, यूरिया, कितना, 47%, अभी बताया था 46.6 कुछ ऐसा परसेंट होता है उसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक को गैमेक्सिन कहा जाता है, तो गैमेक्सिन होती है दोस्तों ये बेंजीन वाले, और इसकी हर एक जगह पर आपको क्लोरीन दिखेगी, तो ये गैमेक्सिन होती है, इसका गामा रूप होता है गैमेक्सिन का ये, ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, सी आंसर, राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, कौन सी लाई जाती है, क्लोरीन गैस, Cl2 फॉर्मूला होता है उसका, Cl2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ साबुन बनाने के प्रयोग में आता है, तो कौन सा आता है, वनस्पति तेल, कौन सा आता है, वनस्पति तेल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकार के कीटनाशकों में से कौन सा एक भंडारित अनाजों के पीड़कों का नियंत्रण करने में सुविधाजनक है, कौन सा है, धूमक, कौन सा है, धूमक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उर्वरकों में से किस एक का अत्यधिक उपयोग भौम जल में एक अविषाणु पदार्थ की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार हो सकता है, नाइट्रोजन, कौन सा है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सही रूप से सुमेलित नहीं है, तो कौन सा, फास्फोरस जड़ का विकास, नाइट्रोजन वृद्धि और विकास, सोडियम स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में नियंत्रण, बोरॉन रोग प्रतिरोधकता, बोरॉन, ये इसमें डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः होती है, क्या होती है, घरेलू जो LPG होती है, देखिए LPG और
CNG, इन तीनों के ही संगठन इम्पोर्टेंट है और इनका मैंने अलग से वीडियो डाल रखा है, अलग से बता रखा है। LPG और CNG, तो तीनों में आप कितना परसेंट कौन कौन सी होती है, एक बार आप वो ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, आप एक बार अच्छे से ज़रूर देखें। हाइड्रोजन ईंधन सेल वाले वाहन रेचन के रूप में क्या निर्मित करते हैं, तो क्या करते हैं, H2O। क्या करते हैं, H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकनाई और तेल के दाग युक्त मिले को पानी में अपमार्जक मिलाकर साफ किया जाता है। दाग धब्बों का अपचयन होता है क्योंकि अपमार्जक क्या करता है, पानी और तेल के मध्य पृष्ठ तनाव को जल्दी से कम कर देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू LPG सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रसोई गैस मिश्रण होती है, रसोई में कौन सी गैस होती है, LPG होती है, और उसमें कौन होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन। अगला क्वेश्चन है, इंडेन गैस एक मिश्रण है, इंडेन गैस एक किसका मिश्रण है, तो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन। इंडेन गैस अपने मार्केट में इंडेन HP ये गैस चलती है, तो इंडेन गैस किसका है, ब्यूटेन और प्रोपेन का। फेमस क्वेश्चन है इसलिए बता दी, इसमें आ गया नाम इंडेन का। अगला है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस LPG निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है, LPG किसका मिश्रण है, ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन का, लेकिन मेनली क्या होती है, ब्यूटेन और प्रोपेन। अगला क्वेश्चन है, LPG का मुख्य आधार कौन सा है, तो LPG का मुख्य आधार क्या है, ब्यूटेन। ठीक है, चारों में से सबसे मुख्य कौन सा है, ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है, सॉरी तीनों में से, ब्यूटेन, एथेन और प्रोपेन में से। अगला है, LPG सिलेंडर में मिलाए जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबल गंधक कारक है जिसकी वजह से गैस रिसाव के संसूचक में मदद मिलती है, यानी कहीं पर गैस निकल रही है तो हमें किसकी वजह से पता चलती है, तो वो पता चलती है थायोएथेनॉल से। किससे, थायोएथेनॉल से। अब थायोएथेनॉल क्या होती है पता है ना, थायोएथेनॉल होती है CH3CH2OH की जगह SH, इसको बोलते हैं थायोएथेनॉल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिलेंडर में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है, तो किस रूप में होती है, तरल के रूप में। किसके रूप में, तरल के रूप में, यानी होती तो गैस ही है लेकिन उस गैस में क्या किया जाता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। और अगर आप किसी भी पदार्थ में अगर उसका प्रेशर बढ़ाते हो तो वह गैसियस स्टेज से लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है। तो गैस भरी जाती है तो गैस को उच्च दाब पे भरा जाता है तो वह क्या हो जाती है, लिक्विड हो जाती है। अगला है, घरेलू ईंधन गैस LPG क्या है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। इंपॉर्टेंट नाम है, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है LPG की, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, और CNG की संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ध्यान रखना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG मुख्य अवयव कौन कौन से हैं, अभी बताया था मुख्य अवयव कौन कौन से हैं, ब्यूटेन, एथेन और प्रोपेन। तो C आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगले की तरफ अगर हम बात करें तो LPG गैस सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसके कारण आती है, तो अभी बताया था इथाइल मर्केप्टल या इथाइल मर्केप्टली, उसी को बोलते हैं थायोएथेनॉल को। ठीक है, थायोएथेनॉल को। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत व्यावसायिक नहीं है, व्यावसायिक स्रोत नहीं है, तो बायोगैस कैसा नहीं है, व्यावसायिक स्रोत नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करती है, कौन सी करती है, तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की क्षमता 78% अबव होती है। ठीक है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस एक का अधिक ईंधन मान होता है, किसका होता है, चारकोल का, हाइड्रोजन का, प्राकृतिक गैस का या गैसोलीन का, तो किसका हो जाएगा, हाइड्रोजन का। अगले क्वेश्चन की हम तरफ अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है आपका, कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, मीथेन। देखिए, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक तो है CH4 मीथेन, जबकि LPG है उसका मुख्य घटक क्या है, ब्यूटेन। क्या है, ब्यूटेन। ब्यूटेन में कितने कार्बन होंगे, 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था, गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया था, CB देसाई ने। किसने, CB देसाई ने। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भारी वाहनों में डीजल का उपयोग क्यों किया जाता है, भारी वाहनों में डीजल का उपयोग क्यों किया जाता है, उच्च क्षमता व आर्थिक बचत के लिए। किसके लिए, उच्च क्षमता व आर्थिक बचत के लिए। ठीक है।
पहले, अभी तो खैर मार्केट में पेट्रोल और डीजल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन पहले टाइम पे डीजल काफ़ी सस्ता हुआ करता था पेट्रोल की वजह से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन कौन सा होता है? प्राकृतिक गैस, कोयला, ये जीवाश्म ईंधन होते हैं। अगला है, पेट्रोल गैसोलीन मिश्रण है। गैसोलीन किसका मिश्रण है? हेक्सेन, हेप्टेन और ऑक्टेन का। किसका? हेक्सेन, हेप्टेन और ऑक्टेन का। हेक्सेन में 6 कार्बन होंगे, हेप्टेन में 7 कार्बन होंगे और ऑक्टेन में 8 कार्बन होंगे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो गैसोल है एथिल अल्कोहल और पेट्रोल का मिश्रण। एथिल अल्कोहल और पेट्रोल का मिश्रण। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? डीजल की वाष्प और वायु। डीजल की वाष्प और वायु। आगे है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक है CH4 मेथेन प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। पहला आंसर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन के रूप में काम में आती है? तो कौन सी गैस काम में आती है? जो मुख्य घटक है वही मीथेन काम में आती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद है? तो यह है क्या? एस्फाल्ट। ठीक है। उसके बाद है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? सौर ऊर्जा में। सौर ऊर्जा में किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता है। अगला है, निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए C10 संख्या गुणवत्ता प्राचल के रूप में प्रयुक्त होती है? तो किसके रूप में प्रयुक्त होती है? डीजल के रूप में, मुख्यतः डीजल के रूप में होती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए जस्ट पहले वाला ये क्वेश्चन था कि किसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, किसमें नहीं होती है? सौर ऊर्जा में। और सौर ऊर्जा में ध्यान रखना, जो सौर ऊर्जा की जो प्लेटें होती है उसके चारों तरफ जो आवरण की जो वायरिंग की जाती है, सफ़ेद सी आवरण वायरिंग आपने देखी होगी, वो वायरिंग आपके चांदी की होती है। और चांदी की वायरिंग क्यों की जाती है? चांदी की वायरिंग इसलिए की जाती है कि वह ऊष्मा की सबसे ज़्यादा सुचालक होती है। अगला है, कोयला, कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीवाश्म ईंधन। क्या कहलाते हैं? जीवाश्म ईंधन, क्योंकि ये भूगर्भ से प्राप्त होते हैं हमें। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस का मुख्य स्रोत क्या है? मीथेन। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एक बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन की। कौन सी होती है? किण्वन की। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है? ईंधन तत्व कौन सा नहीं है? हीलियम। हीलियम ईंधन के रूप में काम ही नहीं आता। रेडियम भी आता है, यूरेनियम भी आता है और थोरियम भी आता है। उसके बाद है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है सौर सेल। क्या है? सौर सेल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन क्या नहीं है? लकड़ी। लकड़ी नहीं है, भूगर्भ से प्राप्त नहीं होती है लकड़ी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो देखिए जीवाश्म ईंधन देखो, पेट्रोल भी है, कोयला भी है, प्राकृतिक गैस भी है, लेकिन यूरेनियम जीवाश्म ईंधन नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता किसकी माप है? तो ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता है पेट्रोल की, खाद्य तेलों की, केरोसिन की, सुगंधित तेलों की। तो किसकी है? पेट्रोल की। किसकी है? पेट्रोल की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन सा स्वच्छतम ईंधन है? तो कौन सा स्वच्छतम ईंधन है? पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस या डीजल? तो स्वच्छ कौन सा है? प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन है, CNG है। CNG क्या होती है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किसका परमाणुीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? किसका नहीं होता है? लेड का। किसका नहीं होता है? लेड यानी शीशे का नहीं होता है। अगला है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस का मुख्य स्रोत क्या है? मीथेन। और मीथेन के साथ उसमें क्या बनती है? CO2 भी बनती है। ध्यान रखना, क्या बनती है? CO2 भी बनती है। अगला है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो सिगरेट लाइटर में कौन सी होती है? ब्यूटेन, जो कि LPG का मुख्य घटक होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, खाने में अधिकतम विस्फोट निम्न में से किसके मिलने से होता है? खाने में नहीं, खानों में जो खदानें होती है उनमें। तो वो किसके कारण होता है? मीथेन के साथ वायु के कारण। किसके साथ? मीथेन के साथ वायु के कारण। अगला है, जल गैस कौन सी है? तो जल गैस आपकी कौन सी होती है? CO + H2O या CO + H2 या CO2 + H2 या CO2 + H2O। तो CO + H2 क्या होती है? जल गैस, वाटर गैस बोलते हैं CO + H2 को।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ द्रव्य सोना भी कहलाता है? तो कौन सा पदार्थ द्रव्य सोना कहलाता है? पेट्रोल, ऊंची कीमतों के कारण। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? तो आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है? साइक्लोनाइट। क्या नाम है? साइक्लोनाइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है? किसको प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन को। किसको? नाइट्रोग्लिसरीन को। अगला क्वेश्चन है, कोयला खानों में विस्फोट के लिए यह समझा जाता है कि इसमें मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है? तो जस्ट अभी भी बताया, कोयला खानों के लिए कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, एथिलीन या हाइड्रोजन या मीथेन। तो कौन सी होती है? मीथेन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मीथेन हो सकता है, मेथेन हो सकता है, एक ही बात है। मीथेन और मेथेन दोनों का फॉर्मूला CH4 ही होता है, बस पढ़ने का फर्क होता है। मिथाइल और मेथिल एक ही वर्ड होता है जिसके CH3 और एक वैलेंसी फ्री होती है, बस पढ़ने का ही फर्क होता है, ज़्यादा नहीं होता डिफरेंस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने के कारण विस्फोट होता है? तो किसके कारण होता है? मीथेन के साथ वायु मिलती है, ऑक्सीजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? टेट्राएथिल लेड का। टेट्राएथिल लेड का, यानी PB से CH3CH2 4 बार। कितनी बार? 4 बार। टेट्राएथिल लेड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है? तो कौन सा नहीं है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। कौन नहीं है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। बाकी की ये तीनों कैसे हैं? विस्फोटक पदार्थ की तरह काम में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक रूप से प्रयोग किया गया था युद्ध में? तो किसका? मस्टर्ड गैस का। किसका? मस्टर्ड गैस का। मस्टर्ड गैस का जो फॉर्मूला होता है वो सल्फर के साथ CH2Cl एक तरफ और दूसरी तरफ भी यही CH2Cl एक तरफ ऐसे लगा हुआ होता है, ये फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है, आरडीएक्स आविष्कृत हुआ तो हेनिंग द्वारा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरडीएक्स का दूसरा नाम है? तो आरडीएक्स का अभी थोड़ी देर पहले आया था, साइक्लोनाइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबल तेल है? तो नोबल तेल किसका है? TNG का। किसका? TNG का। बारूद के मुख्य अवयव कौन से हैं? पोटास, गंधक और कार्बन। अगला है, हाइड्रोजन बम विकसित किया था। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? एडवर्ड टेलर द्वारा। किसके द्वारा? एडवर्ड टेलर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो कौन सा सत्य है? आरडीएक्स एक विस्फोटक है। अभी ये भी पढ़ रहे थे आरडीएक्स के बारे में। साइक्लोनाइट जिसका दूसरा नाम है, आरडीएक्स एक विस्फोटक पदार्थ है। टेट्राएथिल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग होती है अपविस्फोटन दर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक है। क्या है? नाइट्रो हाइड्रोकार्बन, सम्मिश्रण हाइड्रोकार्बन या एस्टर। क्या है? तो क्या है? एक एस्टर है। अगला है, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है न्यूक्लियर बम बनाने में? यूरेनियम का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डायनेमाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है? तो कौन सा है? ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ स्थित है? हैदराबाद। कहाँ स्थित है? हैदराबाद। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। अगला है, एल्फ्रेड नोबेल जिसने नोबेल पुरस्कार की स्थापना की का नाम किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? डायनेमाइट से। किससे? डायनेमाइट से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से राइट कथन है? तो राइट कथन में सीधे सीधे बता देता हूँ, कोयला, पेट्रोल प्राकृतिक गैस है, एक प्राकृतिक ईंधन है। अगला, भूतापीय ऊर्जा एक अपरंपरागत स्रोत है। गैस, गोबर गैस में मुख्य क्या होती है? मीथेन होती है। जबकि सेकंड आंसर इसका जो वो गलत है, बाकी के सारे राइट हैं। अगला क्वेश्चन है, मस्टर्ड गैस का उपयोग कब किया गया था? विश्व युद्ध के दौरान। तो रासायनिक युद्ध आ गया। अगला क्वेश्चन है, विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है, कैसी होती है? द्रवीय। कैसी होती है? द्रवीय होती है। नाम है गैस लेकिन होती कैसी है? द्रवीय।
निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठक के रूप में नहीं पाया जाता है? किसमें? एमाटोल में। अगला है वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाला उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क त्वरित होती है किससे होती है? पैलेडियम से। किससे होती है? पैलेडियम से। पीडी जिसका फॉर्मूला होता है, सॉरी जो सूत्र प्रतीक होता है वो क्या होता है? पीडी। अगला है एक जलती हुई माचिस की तिल्ली को जब हाइड्रोजन गैस के संपर्क में लाया जाता है तो माचिस की तिल्ली लगातार धीमी नीली लो के साथ जलती है। यानी जो तिल्ली होती है वो किसके साथ क्रिया कर लेती है? हाइड्रोजन गैस के साथ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है? तो किसके द्वारा? रेत के द्वारा, क्योंकि अगर आप पानी डालोगे तो फिर पानी से रिएक्ट करके और तेज जलने लगेगा। कार्बन डाइऑक्साइड से भी नहीं बुझता है, लकड़ी के बुरादे से और भड़क जाता है। तेल के रेत के द्वारा ही हम उसे बुझा सकते हैं।